एक देश यूएई, अल नहयान जो यहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने एक दाव चला और वो दाव मिलकर चला इजराइल के, क्योंकि इजराइल और भारत की मित्रता यूएई के लिए एक वरदान साबित हुई। और वो साबित किस तरह से हुई, तो इसे ऐसे समझिए, क्योंकि ब्रह्मोस और आकाश तीर को लेकर के कहानी चल रही है कि ये यूएई इन्हें खरीदना चाहता है, और खरीदना चाहता है तो निश्चित ही आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस ही क्यों, ब्रह्मोस में ऐसी क्या काबिलियत है। तो इस बारे में मैं बताऊं उससे पहले आपको यह जानकारी हो कि ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। 1998 में हमारा एक जॉइंट पैक्ट हुआ था जिसमें 50.5% हिस्सेदारी भारत की और 49.5% हिस्सेदारी रशिया की होनी थी। रशिया की एनपीओ जो मशीन है, मतलब कंपनी है, मशीनोस्ट्रियो एनपीओएम, और भारत का डीआरडीओ मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इस ब्रह्मोस मिसाइल की वैरायटी क्या है? क्रूज मिसाइल है। क्रूज का मतलब ये परवलयाकार पाथ पे जाकर, हाइपरबॉलिक पथ पर जाकर हमला नहीं करती है, जमीन के समानांतर चलकर हमला करने जाती है। यानी कि जमीन अगर उबड़ खाबड़ है तो ये रास्ता अलाइन कर लेगी, उसके पैरेलल ही चलते हुए निकलेगी। इस वजह से ये रडार में कैप्चर नहीं हो पाती। जब रडार इसे देख नहीं पाते तो दुश्मन को ये ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसका हाल ही में प्रभाव आपने जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इसको पाकिस्तान को हिट किया था और चाइनीज लोगों के द्वारा दिया हुआ डिफेंस सिस्टम क्रैश करवा दिया था, उसके पीछे का कारण ब्रह्मोस ही था। क्योंकि ब्रह्मोस को जब क्रूज मोड में ये चलती है तो उसे ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और भारत की जो ब्रह्मोस है, ये दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक ये टाइप है। तो सुपरसोनिक में जो सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है वो भारत की है। और ये जो मिसाइल है, ये दुनिया की जो मिसाइलें हैं उनकी तुलना में काफी सस्ती पड़ती है। मतलब ये एक तरह से सस्ता भी है, स्मारक क्षमता इसकी सिद्ध भी है। तो भारत का जो ये ब्रह्मोस है, इसके हमने सारे वेरिएंट बना लिए। अगर आप फिगर पर ध्यान दें तो ये 250 से 300 किलोमीटर रेंज तक मार करने की क्षमता के साथ शुरुआत में विकसित की गई थी। जब तक भारत एमटीसीआर का सदस्य नहीं था तब तक हमें इसकी रेंज बढ़ाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब हमने इसकी रेंज बढ़ा ली है। बढ़ा करके इसे 800 किलोमीटर तक मार करने की हमने इसमें रेंज डाल दी है। तो ये अपने आप में हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी ट्रांसफर के बाद ही हो पाया, जब मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे साथ में साझा की रशिया ने 2016 के बाद। हम उस कहानी पर भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ब्रह्मोस के सारे वेरिएंट, फिर चाहे नेवी का हो, फिर चाहे आर्मी का हो, फिर चाहे एयरफोर्स का हो, वो फिलहाल हमारे पास हैं और हम उनका इस्तेमाल अब युद्ध में करते आए हैं। ताजा खबरें बनी अक्टूबर 2025 में, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया। उसके बाद हमारी आर्मी ने ऑर्डर प्लेस किया कि हमें ब्रह्मोस 800 किलोमीटर वाली चाहिए। तो 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस, जो कि लगातार हम टेस्टिंग में थे 16 से लेकर के, हमने उसकी डिलीवरीज के लिए काम करने शुरू कर दिए। यानी कि अगर रेंज के हिसाब से बात करें तो ब्रह्मोस का अब अपग्रेडेड वर्जन मतलब हमारी सेना के पास जल्दी ही होगा। यह हेडलाइन आप मार्च 2026 के देख सकते हैं। हमारी आर्मी ने 800 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के ब्रह्मोस की ऑर्डर कर दिए हैं। चलिए साहब, अब ब्रह्मोस की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो ब्रह्मोस हम बना रहे हैं, इस ब्रह्मोस के अंदर जितने भी सिस्टम्स लगे हैं, आज वो देश के तमाम एरियाज में बन रहे हैं। मतलब ये समझिए कि लखनऊ के अंदर नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डली है, हिसार में हमारा स्टील शीट और प्लेट्स का काम हो रहा है, एक्सप्लोजिव जो है वो सिंगलौरी में हो रहे हैं, एयर फ्रेम्स जो है मुंबई में बन रहे हैं, रडार बेंगलुरु में बन रहे हैं। इस तरह से पूरी ब्रह्मोस के इंग्रेडिएंट्स देश के विभिन्न कोनों में बन रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारी ब्रह्मोस की जो कार्य क्षमता थी, इसका जिक्र खुद पाकिस्तान ने कर दिया। शहबाज शरीफ खुद अपने एक इंटरव्यू में बोल गए 30 मई को कि उन्होंने हमारे ऊपर ब्रह्मोस चलाई थी और वो जो ब्रह्मोस थी उससे बच पाने के लिए समय बहुत कम मिला था। तो हमारे पास जस्ट 30 सेकंड थे जब उनकी ब्रह्मोस चली थी। मतलब आप समझिए कि दुश्मन तारीफ कर रहा है कि उनकी ब्रह्मोस ने हमारा नुकसान किया था। तो ये जो घटना घटित हुई, इससे बाजार में एक नोशन सेट हो गया, क्योंकि हमारा ये जो काम था ये 2025 का था। सेट ये हो गया कि भारत का ब्रह्मोस इतना सक्षम है कि पाकिस्तान के पास चीनी डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस से उसे बचा नहीं पाया। भारत ने जिस जिस जगह को टारगेट किया वहां वहां प्रिसाइजली अटैक किया। ये जो प्रिसाइजली हुआ अटैक था, इसकी चर्चा सब जगह होने लगी। यह चीज इन्हें भी समझ में आई। किन्हें समझ में आई साहब? यूएई को समझ में आई। यूएई को यह समझ में आई। क्यों समझ में आई? उसके पीछे का कारण मैंने बताया, क्योंकि इजराइल और ईरान की जंग में नुकसान जो सबसे ज्यादा पहुंचाया गया वो यूएई का ही था। और यूएई की इन दिनों जो स्थिति है वो सऊदी के साथ झगड़ने के बाद से लगातार खराब चल रही है। इस पर मैंने पहले भी कई सेशन किए हैं। यमन वाला मामला आपको बताया था जब ये आपस में लड़ लिए थे। और सऊदी के साथ पाकिस्तान का जो प्रेम है वही हमारा यूएई को अट्रैक्ट करने का बड़ा रीजन बना, क्योंकि हम उसी
सुर्खी के बदले तो पाकिस्तान के बदले यूएई को मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो हमारा दुश्मन वहां बैठा है, तो मतलब तुम्हारे ऊपर निशाना ये वहां से सधवाएगा। अच्छा, यूएई की 1/3 जो वर्तमान आबादी है उसमें भारतीय हैं, तो ऐसे भारतीयों का हमारा जो इंप्रेशन है यूएई के ऊपर वो बहुत पॉजिटिव है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है भारत का यूएई के अंदर। तो ऐसे में हमने उस पूरे मौके को, दरकार को पकड़ा। जब पकड़ा तो ये पूरी कहानी हम अपने पक्ष में करते ले गए कि ठीक है, आप यूएई वाले जो हैं सऊदी के साथ झगड़ रहे हैं। इसी बीच में भारत में आगमन हो जाता है अल नाहयान का। ये जनवरी 20, 2026 को आकर पहुंचते हैं। खबरों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यूएई ने यह कहा कि सऊदी ने हमारी फोर्सेस को मारा। यह खबर थी 30 दिसंबर 2025 की, और 20 जनवरी के दिन यूएई के जो शेख हैं, जो हेड हैं, वो भारत की यात्रा पर आ जाते हैं। यह दर्शाता है कि इन्हें यह मैसेज क्लियर हो चुका था कि सऊदी के साथ अब मित्रता नहीं रही है। भारत ने उन्हें आश्वस्त किया कि चिंता मत करिए। प्रधानमंत्री के साथ 3 घंटे की मुलाकात में प्रधानमंत्री और इनकी जो बॉन्डिंग थी, यह बिल्कुल ऐसी थी कि दोस्त चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस वही वाली चीज थी कि यहां पर उसी दिन सुर्खी निकलकर आती है कि 3 घंटे की इस विजिट में यूएई $200 बिलियन के ट्रेड पुश की बात करके चला गया, और उस ट्रेड पुश के अंदर डिफेंस टाइज की बात करके हमसे चला गया। इन्हीं डिफेंस टाइज में हमारी उपादेयता, थोड़ा ही समय बीता था, सोचकर देखिए कि 20 तारीख को यह हुआ है और फरवरी 28 से युद्ध शुरू हो गया। मिडिल ईस्ट के अंदर शुरू हुआ यह युद्ध, ईरान के निशाने पर आया यूएई, और यूएई को इतना नुकसान हुआ कि आप समझिए कि टूरिज्म के लिए अंतरराष्ट्रीय तरह की जो कंपनीज यहां आई हुई थी, सभी को जबरदस्त नुकसान ईरान के इन हमलों में होने लगा। बाजार से लगभग $120 बिलियन दुबई के बाजार से, अबू धाबी के स्टॉक मार्केट से निकल कर चला गया। यहां की जो टूरिज्म सेक्टर था वो बुरी तरह नीचे आ गया। यहां के प्रॉपर्टी के दाम दबादम नीचे चले आए। अल्टीमेटली अमेरिका को यह एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा था कि बेटा अब तुम्हें सुरक्षा के लिए डिफेंस पर खर्च करना होगा, आओ और हमारे साथ व्यापार करो। यूएई ने किया उनके साथ भी, लेकिन उन्हें यह पता था कि असल में हमारी जरूरतों में केवल एक देश पर निर्भर रहना नहीं होना चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन का जो नॉलेज है वो भारत ने इन्हें दिया। कैसे दिया? खबरों को अगर रीड करें तो 27 अप्रैल को डोवाल साहब मिलने जाते हैं शेख से, और वहां जाकर कहते हैं कि साहब आप माल तो खरीद ही रहे हो दुनिया का, भारत से भी खरीद लो, ताकि एक जगह से सप्लाई अगर रुक भी जाए, कोई आपके साथ ज्यादा मोल भाव करे तो हम काम आ जाएंगे। भारत की तरफ से डोवाल साहब की यात्रा होती है। डोवाल साहब की यात्रा जो अपने आप में एक सुर्खी बनती है अप्रैल के अंदर कि साहब ये गए थे। उसी के साथ साथ सुर्खी बनती है कि यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने का निर्णय ले लिया। ओपेक बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें यूएई ने यह कहते हुए किनारा कर लिया कि अब हम ज्यादा तेल बाहर निकालेंगे, कोटे के तहत नहीं निकालेंगे, क्योंकि फुजरा पोर्ट के थ्रू यह तेल निकालकर भारत को ज्यादा मात्रा में बेचना चाहते थे, जिससे भारत और यूएई के संबंधों में प्रगाढ़ता आई, और उसी में ब्रह्मोस का सौदा होने की खबर आई। ना केवल ब्रह्मोस, आकाश तीर की बात भी निकल कर आई। आकाश तीर के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मतलब समझिए कि हमारी तरफ कोई मिसाइल आ रही है तो उसको आकाश में खत्म करने वाला है, मतलब आकाश में छोड़ा गया तीर है। ब्रह्मोस तो दुश्मन पर जाकर नुकसान करने वाला क्रूज मिसाइल है। आकाश तीर हम पर आ रही मिसाइलों को मारने वाला सिस्टम है। आकाश तीर भी 2.5 मैक की गति से चलने वाला सिस्टम है, 18 किलोमीटर की रेंज तक जाकर मारता है। दुनिया को इसकी जानकारी ही नहीं थी। यह जानकारी तब चली जब दुश्मन ने हम पर वार किया ऑपरेशन सिंदूर में। जब वार हुआ तो आकाश तीर ने उन्हें हवा में ही जब न्यूट्रलाइज किया तो उसकी तारीफें दुनिया भर में होने लगी। यह भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से बना हुआ उपक्रम है आकाश तीर, और यह जो बना हुआ उपक्रम है, इस आकाश तीर की उपलब्धियां हाल ही में सुर्खियों में आने लगी कि इन्होंने देश के अंदर बिना सुर्खी पाए वो सब कर दिया। हेडलाइन कुछ इस तरह से बनने लगी कि आकाश तीर, द अनसीन फोर्स बिहाइंड इंडियाज न्यू वॉर कैपेसिटी। मतलब लोगों को यह पता ही नहीं था कि हमारे पास एक ऐसी क्षमता विकसित हो चुकी है जिसके आधार पर हम दुश्मन की मिसाइलों को, ड्रोन्स को, मतलब जो भी हमारे ऊपर टारगेट करने के लिए फेंके जा रहे फॉरेन एलिमेंट है, हम उनको हवा में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इन्होंने इसके लिए भी डिमांड कर दिया, साहब कि डिफेंस के नाम पर हम उनका आयरन डोम लेकर बैठे हैं, आप हमें अपना आकाश तीर भी दीजिए। तो साहब दो चीजें बाहर आ गई रॉयटर्स के हवाले से। क्या यह डील हो गई? आंसर है अभी तक डील कितने में हुई यह बाहर नहीं आया है। सुर्खियां हैं, सुर्खियां बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी फिलीपींस के बारे में, वियतनाम के बारे में और इंडोनेशिया के बारे में आई थी। उनमें से वियतनाम हमसे ब्रह्मोस ले चुका है, फिलीपींस और इंडोनेशिया लाइन में लगे हैं। हालांकि इंडोनेशिया को लेकर कभी उठापटक की बातें आ जाती हैं क्योंकि इंडोनेशिया पाकिस्तान से साथ भी सेटिंग में चल रहा है, लेकिन ब्रह्मोस की काबिलियत खुद पाकिस्तान के प्रचार से सिद्ध हो गई। तो ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो यूएई अगर ब्रह्मोस के अंदर इंटरेस्ट शो कर
कर रहा है तो वो पहला देश नहीं होगा। दुनिया में और भी देश लाइन में लगे हैं, उनमें से वियतनाम को हम डिलीवर कर चुके हैं। उसके साथ साथ हम आने वाले समय में और देशों को भी ब्रह्मोस पहुंचा देंगे। रही बात अमेरिका के साथ यूएई के संबंधों की, तो भारत तो कहता ही आया है डाइवर्सिफाई करते रहिए साहब, एक पर निर्भर क्यों रहना। जब हम तेल के लिए 40 देशों पर निर्भर हैं तो फिर आप भी क्यों रहें। तो उम्मीद करते हैं कि भारत का यह जो प्रयास है यह अमेरिका की नजर में चुभने वाला ना हो, क्योंकि अमेरिका कहे कि मैदान हम बनाए थे, लूट आप ले गए।